Hello students, in this video we will cover chapter 9 of currency derivative module, that is accounting and taxation। और इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग एंट्रीज की और टैक्सेशन ट्रीटमेंट की। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हमें करेंसी डेरिवेटिव ट्रेडिंग से होने वाला है तो उसको हम आईटीआर में कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे और क्या उसका अकाउंटिंग एंड टैक्सिंग ट्रीटमेंट रहेगा, तो उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग, तो देखिए अकाउंटिंग इक्विटी या फिर करेंसी डीलर का काम नहीं होता, उनकी प्रोफाइल अकाउंटिंग करना नहीं होता है। रादर देन ये एक अकाउंटेंट जो होगा, उनका जो भी आपका ब्रोकर होगा, उनके अकाउंटेंट्स ही उनको हैंडल करेंगे। और इसलिए अकाउंटिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ आपको पर्सनल नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए इन नोट्स में मैंने अकाउंटिंग एंड जनरल एंट्रीज को कवर नहीं करा है। हाउएवर टैक्सेशन पार्ट को आपको क्लाइंट को भी बताना पड़ सकता है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि योर क्लाइंट विल ऑलवेज बी आस्किंग कि इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे रहेगा, जो भी मुझे प्रॉफिट होने वाला है, लॉस होने वाला है, मैं उसको कैसे रिफ्लेक्ट करूंगा अपनी आईटीआर के अंदर। तो टैक्सेशन पार्ट इज वेरी वेल कवर्ड बट अकाउंटिंग पार्ट इज नॉट कवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग गाइडलाइन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो देखिए अकाउंटिंग गाइडलाइंस पहले कौन देता है? आईसीएआई देता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है थ्रू जर्नल एंट्रीज। तो सिमिलर टू अदर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव, अकाउंटिंग वैल्यूएशन एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट शैल बी एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज वेल एज वैल्यूएशन मैथड्स। ठीक है, तो जो भी आईसीएआई ने प्रिस्क्राइब करा है रिगार्डिंग दैट मैटर, तो वही सारे अकाउंटेंट्स को फॉलो करना है और सारे ब्रोकर्स, करेंसी ब्रोकर्स उसी के थ्रू अपनी जनरल एंट्रीज को मेंटेन करेंगे। देन टैक्सेशन ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव। तो देखिए टैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमें डिफरेंट हेड्स के अंदर, डिफरेंट इनकम हेड्स के अंदर अपनी इनकम को रिफ्लेक्ट करना पड़ता है व्हाइल फाइलिंग द आईटीआर। तो सबसे पहले एक तो हमारे पास होता है सैलरी हेड। अगर किसी को सैलरी इनकम आ रही है तो वो सैलरी इनकम में दिखाता है। फिर हमें होता है हाउस प्रॉपर्टी। अगर किसी को हाउस से रेंटल्स होते हैं, लीज इनकम, रेंटल इनकम जो होती है वो हाउस प्रॉपर्टी में आती है। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो भी क्लाइंट आपका बिजनेस करता है या उसको वो किसी प्रोफेशन के अंदर है, चाहे वो सीए है, सीएस है, लॉयर है, तो अगर उसको कोई भी प्रॉफिट और लॉस है तो वो पीजीबीपी में दिखाता है। इसका मतलब ये है कि किसी को भी अगर बिजनेस इनकम है तो कौन से हेड में दिखाएगा? पीजीबीपी। तो कहा यह जाता है अब जो गवर्नमेंट है वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग को पीजीबीपी इनकम मानती है। वो कहती है कि जो आपकी डेरिवेटिव इनकम है, डेरिवेटिव इनकम इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बिजनेस इनकम, वो ये कहते हैं गवर्नमेंट। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनका ये मानना है कि जो भी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं वो एक्चुअली में वो हेजिंग करने के लिए कर रहे हैं। और हेजिंग का मतलब ये है कि ऑलरेडी वो एक इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करते होंगे, अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट को। जैसे कि अगर कोई एक्सपोर्टर है तो वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स के थ्रू डॉलर्स को कमाता होगा, है ना। तो डॉलर्स को कमाना उसका एक बिजनेस इनकम है। वो एक्सपोर्ट करेगा तभी उसको डॉलर आएंगे। अब अगर डॉलर्स वो कमा रहा है तो डॉलर्स अगेन वो फ्लक्चुएटिंग है और उसके अंदर भी वोलेटिलिटी है। अगर कल को डॉलर की वैल्यू रिड्यूस होती है तो उसको लॉस हो जाएगा। तो वो लॉस को हेज करने के लिए डेरिवेटिव्स के अंदर पोजीशन बनाता है थ्रू फ्यूचर एंड ऑप्शन, है ना। तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर उसको प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होने वाला है तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? वो बिजनेस इनकम में रिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो हेजिंग के लिए कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर दो इनकम होती है। एक होती है स्पेक्युलेटिव इनकम और एक होती है नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम। स्पेक्युलेटिव को अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, यानी सट्टे की कमाई या फिर एंटीसिपेटरी इनकम्स जो होती हैं जिसमें आपको श्योरिटी नहीं होती, उनको स्पेक्युलेटिव बोलते हैं। और नॉन स्पेक्युलेटिव वो होती है जिसमें आपको श्योरिटी होती है कि ये होने वाला है, आपका जो आउटकम है आप उस आउटकम को आप एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हो। तो एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द गेन्स एंड लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम द ट्रेडिंग इन एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव आर टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, है ना। तो बिजनेस इनकम आपकी मानी जाएगी। और अगर बिजनेस इनकम मानी जाएगी तो आपने कोई भी एक्सपेंडिचर करा है अगर इस बिजनेस इनकम के लिए तो वो आप क्लेम कर सकते हो। जैसे कि आपने वाईफाई एक्सपेंस किया या फिर लैपटॉप क्लेम आपने एक्सपेंडिचर किया, आपने ब्रोकरेज इनकम एक्सपेंडिचर किया, तो किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर है तो वो आप अपने बिजनेस इनकम के अगेंस्ट में क्लेम कर सकते हो गवर्नमेंट से। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एनी एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडर्ड टू बी डिडक्टेबल। हो भी सकती, ये भी हो सकता है कि आपने कोई ट्रेडर बिठाया और डीलर बिठाया तो उसकी जो सैलरी है वो भी आप क्लेम कर सकते हो।
So the income tax act classifies the business income into speculative income and non speculative income. So business income भी दो तरीके की होती है, speculative और non speculative. तो मैंने आपको बताया, तो जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं उसको हम नॉन स्पेकुलेटिव इनकम में काउंट करते हैं, ना कि स्पेकुलेटिव में. स्पेकुलेटिव में आता है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग, जो हम कैश मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो स्पेकुलेटिव में आएगा. हॉर्स रेसिंग में पैसा लगाना वो स्पेकुलेटिव में आएगा, जिसका आउटकम आप कंट्रोल नहीं कर सकते. और दूसरा, अगर आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिलीवरी नहीं ली है, अगर आप एक फॉर्मल डेफिनेशन की बात करते हो, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में यू आर नॉट टेकिंग डिलीवरी, आप प्राइस डिफरेंसेस के अंदर आप उसको ट्रेड करो. जैसे मान के चलिए आपने कोई चीज़ 12 रुपये की खरीदी, जैसी 12.5 रुपये पे गई आपने वो डायरेक्ट बेच दी, उसकी डिलीवरी कभी ली ही नहीं, सेम डे में ही आपने उसको सेल कर दिया, तो वो स्पेकुलेटिव माना जाएगा. दो इनकम अराइजिंग फ्रॉम द स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन आर टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी. वो ट्रीट ऐसा ही होगा कि आपको बिजनेस इनकम हुई है, येट दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली एंड रिगरसली फ्रॉम द नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम. कहना क्या चाह रहा है, उनका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, टैक्सिंग ट्रीटमेंट है, वो डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि अगर आपको स्पेकुलेटिव लॉस होता है तो वो स्पेकुलेटिव लॉस को आप सेट ऑफ स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से ही करोगे. यानी स्पेकुलेटिव लॉस इज विल बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम द स्पेकुलेटिव बिजनेस. अगर आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं है तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते जाओगे जब तक आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं आएगा. लेकिन नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता. नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस को आप रेगुलर बिजनेस इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हो. तो मान के चलिए हमारे एग्जांपल में जैसे एक्सपोर्टर को अगर लॉस होता है और अगर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव से उसको प्रॉफिट होता है, तो उस लॉस और प्रॉफिट को वो सेट ऑफ कर सकता है. और यही नहीं, अगर कोई लॉस भी होता है, उसको डेरिवेटिव ट्रेडिंग के अंदर लॉस होता है, तो अपने और इनकम से भी सेट ऑफ कर सकता है. जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ कर सकता है, कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकता है, अदर इनकम से सेट ऑफ कर सकता है. लेकिन नॉन स्पेकुलेटिव इनकम के अंदर ये फीचर्स नहीं होते. अ ट्रांजेक्शन इज डीम्ड एज स्पेकुलेटिव इफ इट्स पीरियडिकली और अल्टीमेटली सेटल्ड अदरवाइज देन एक्चुअल डिलीवरी. अगर आप किसी चीज़ की डिलीवरी नहीं लेते हो तो गवर्नमेंट उसको स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग मानेगा या स्पेकुलेटिव बिजनेस मानेगा. अब सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स क्या कहता है, स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड सर्टेन डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द मीनिंग ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन एज दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर हेजिंग अंडरलाइंग एसेट. तो अंडर सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 डेरिवेटिव ट्रेडिंग को स्पेकुलेटिव इनकम से बाहर रखा गया है और इसको नॉन स्पेकुलेटिव इनकम में काउंट किया जाएगा. इसका मतलब क्या है, इनकम और लॉस फ्रॉम डीलिंग इन एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल इनकम. ठीक है, नॉर्मल बिजनेस इनकम ही माना जाएगा इसको. और वो कह रहे हैं कि आपने चाहे इस हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी ली या नहीं ली, यानी आपने फ्यूचर ऑप्शंस की डिलीवरी अपने अकाउंट में रखी या नहीं रखी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. गवर्नमेंट ये मान के चलेगी कि आपने हेजिंग पर्पस के लिए यूज़ करा था, इसलिए आपकी बिजनेस इनकम नॉर्मल बिजनेस इनकम या नॉर्मल बिजनेस लॉस है. अगर नॉर्मल बिजनेस इनकम है तो जो भी आपके टैक्स लैब में, जिस भी टैक्स लैब में आप लाया करते होंगे, उसी के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा. सो द बिजनेस इनकम ऑफ एन एसएससी इज चार्ज टू टैक्स एट नॉर्मल रेट एज एप्लीकेबल इन केस ऑफ एन एसएससी. जो भी जिस भी टैक्स लैब में आएंगे आप 30% में आएंगे तो 30%, और अदरवाइज आपको दूसरे टैक्स लैब के हिसाब से आपको देना पड़ेगा. अब यहाँ पे एक क्लॉज है, अगर एफपीआईज की बात करें, एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यानी जो भी नॉन रेजिडेंट्स इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, इंडियन करेंसी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करेंगे, उनका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा. तो देखिए, नॉन रेजिडेंट्स के लिए इन्होंने क्लॉज रखा है कैपिटल गेन का. उनके लिए वो बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम नहीं मानेंगे, उनके लिए वो एसेट वाली इनकम मानेंगे. तो कैपिटल गेन के अंदर क्या होता है, कैपिटल गेन में होता है आपने कोई एसेट खरीदा, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी, वो प्रॉपर्टी जाके आपने कभी सेल ऑफ करी, जब उसके प्राइस राइज करे तो उसको कैपिटल गेन माना जाता है कि आपने एक कैपिटल एसेट को बेच के पैसा कमाया. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफपीआईज आर ऑलवेज ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट. Therefore, any profit and gain arising from FPI from derivative transactions shall always be taxable under the head capital gain. अगर उनको प्रॉफिट होगा तो कैपिटल गेन माना जाएगा, और अगर लॉस होगा तो कैपिटल लॉस माना जाएगा. अब जो कैपिटल गेन होता है, जो कैपिटल इनकम होती है, वो भी दो तरीके की होती है. लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल इनकम. लॉन्ग टर्म वो होगी जब आपका 12 महीने से ज़्यादा का होल्डिंग पीरियड रहेगा. किसी भी पार्टिसिपेंट का अगर 12 महीने से ज़्यादा का होल्डिंग पीरियड होता है तो उसको वो लॉन्ग टर्म कैपिटल मानेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस. अगर 12 महीने से कम का होता है तो उसको शॉर्ट टर्म माना जाएगा. सिंपल है डेफिनेशन. ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर हम एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो मेजरली उनका जो होल्डिंग पीरियड रहता है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी पीरियड रहता है वो हमेशा लेस देन 12 मंथ्स ही रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेज में. जब तक आप लीप्स की बात ना कर रहे हो तो उसका पीरियड हमेशा लेस देन 12 मंथ्स रहेगा.
तो अब इस केस के अंदर हमेशा उनको क्या होगा, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होने वाला है या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, और उसके अकॉर्डिंगली उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। जनरली द डेरिवेटिव पोजिशंस आर हेल्ड फॉर लेस देन 12 months। एनी गेन और लॉस अराइजिंग टू एन एफपीआई फ्रॉम डीलिंग इन एन डेरिवेटिव शेल बी चार्जेबल टू टैक्स एज पर द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस। आ गई बात समझ? तो हम वो प्रिज्यूम कर लेगी गवर्नमेंट कि उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल के जो भी टैक्स स्लैब्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनको पे करना पड़ेगा। और जनरली कितना होता है, 15% होता है। 15% का प्रॉफिट जो भी है आपको उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम बिजनेस इनकम की बात करते हैं तो बिजनेस में हमें अपना टर्नओवर भी दिखाना पड़ता है कि हमारा क्या टर्नओवर रहा बिजनेस का ड्यूरिंग द ईयर। तो अब डेरिवेटिव्स के केसेस में टर्नओवर को कैसे काउंट करते हैं, तो डेरिवेटिव के केसेस में जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, किसी ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ और किसी ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ, तो आपने उस दोनों को ऐड करके आपका टर्नओवर आ जाएगा। मान के चलिए आपने जनवरी का जब अपना पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकाला तो जनवरी में आपको 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ आपके क्लाइंट को। फरवरी में उसका नेट रिजल्ट रहा -12,000, फरवरी में उसको लॉस हो गया। तो टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा, आपका टर्नओवर आएगा 10 + 12 22,000, ये आपका टर्नओवर माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रांजैक्शन आपने करी, बाइंग और सेलिंग एक ट्रांजैक्शन मानी जाती है, तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी डिफरेंस आपका रहेगा वो आपका टर्नओवर में हमेशा काउंट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आपको उसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आपका बाइंग और सेलिंग में डिफरेंस रहता है वो आपका टर्नओवर में काउंट होता है फ्यूचर्स के केस में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सो द टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस इज टेकन एज टर्नओवर। ठीक है, तो फेवरेबल वाले कौन से हो गए, जिन ट्रांजेक्शन में आपको प्रॉफिट हुआ, और अनफेवरेबल वाले वो होगा जिन ट्रांजेक्शन में आपको लॉस हुआ। तो प्रॉफिट प्लस लॉस को मिला के टर्नओवर काउंट करते हैं। लेकिन आप टैक्स किस पे दोगे, ध्यान रखना टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे ही दिया जाता है, लेकिन टर्नओवर आपको प्रॉफिट प्लस लॉस देना पड़ेगा। और अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूँ, दो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं, ऑप्शंस एंड फ्यूचर। ऑप्शंस के केस में जब आप ऑप्शन सेल करोगे केवल वही आपका टर्नओवर माना जाएगा। तो आप मैंने मान के चलो आपने 5,000 का सेल करा, 10,000 का सेल करा, वो आपका टर्नओवर माना जाएगा। आप बाय जितने मर्जी का करो वो टर्नओवर में काउंट ही नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको लॉस हो प्रॉफिट हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। जब भी आप ऑप्शन सेल करोगे वो आपका टर्नओवर में काउंट होगा। देन गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्कीम फॉर टैक्सेशन। तो इसको हम स्कीम फॉर टैक्सेशन के अंदर क्या है, प्रिजम्पटिव स्कीम ऑफ टैक्सेशन। तो प्रिजम्पटिव स्कीम का क्या मतलब है, अब गवर्नमेंट इस केस में ना प्रिज्यूम कर लेगी कि आपको इतने टर्नओवर पे कम से कम इतना प्रॉफिट हुआ ही हुआ होगा, और उस प्रॉफिट के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा, बस ये प्रिज्यूम कर लेगी। और ऐसा क्यों हुआ है, देखिए जब आप बिजनेस में जाते हैं तो आपको अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर उन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का ऑडिट होता है सीए से, तो ये कुछ कॉस्ट होती है, पूरी कॉस्ट एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। तो लोग कहते हैं कि अगर हम छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटा बिजनेस, छोटी छोटी ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें CIR क्यों करना है, हमें ऑडिट क्यों कराना है, इतना एक्सपेंडिचर आता है। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक प्रिजेंटिव स्कीम निकाली है, और गवर्नमेंट कहती है अगर आपका साल का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, ठीक है, 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम है, तो आपको कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, आपको कोई ऑडिट भी नहीं कराना है। आप क्या करो, अगर आपका 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर आ रहा है तो हम मान लेंगे कि आपको प्रॉफिट उस 2 करोड़ पे 6% का हुआ होगा। ठीक है, जितना भी आपका टर्नओवर है 2 करोड़ और 2 करोड़ से नीचे में जितना भी आपका टर्नओवर है उसका 6% आपका प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली मान लेगी। उसके अंदर आपको कोई एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं होगा, कुछ भी एक्सपेंस वगैरह जो आप करते हो वो नहीं होगा, सैलरी वैलरी जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हो वो भी नहीं मानी जाएगी। गवर्नमेंट ये मान के चलेगी 6% का प्रॉफिट है, और उसके हिसाब से फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन होगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द इनकम फ्रॉम एक्सचेंज ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स कैन बी ऑफर टू टैक्स अंडर द नॉर्मल स्कीम। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी करा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और द प्रिजम्पटिव स्कीम ऑफ टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 AD क्या कह रहा है, वेयर द टोटल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीज। अंडर द प्रिजम्पटिव स्कीम द इन्वेस्टर कैन चूज टू डिक्लेयर द प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 6% ऑफ द टर्नओवर। तो 6% ऑफ द टर्नओवर के हिसाब से आप डिक्लेयर आपका मान लिया जाएगा प्रॉफिट, और उसके हिसाब से अब यहाँ पे क्या लिखा है, नो फर्दर एक्सपेंसेस विल बी अलाउड और डिसअलाउड। कोई भी एक्सपेंस आप अलाउ नहीं करवा सकते, कोई भी आप क्लेम नहीं कर सकते हो, और मान लिया जाएगा, और फिर उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। देन द लास्ट टॉपिक इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब मान के चलिए कि एक पूरे साल के अंदर जो हमारा सीजन स्टार्ट होता है अप्रैल 1 से लेके टू 31 मार्च,
अब इस पूरे 12 मंथ्स के अंदर, पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर मुझे लॉस हो गया, मान के चलिए 1 CR का लॉस आ गया आपके क्लाइंट को, 1 करोड़ का लॉस। तो अब 1 करोड़ का लॉस हो कैसे टैक्स के अंदर कैसे क्लेम करेगा और क्या इसका ट्रीटमेंट रहेगा। अब मैंने आपको बताया था कि 5 हेड्स होते हैं। सैलरी इनकम होता है, ठीक है, सैलरी हो गया, उसके बाद रेंटल इनकम हो गया, फिर उसके बाद बिजनेस प्रॉफिट्स हो गए, फिर मान लीजिए आपको कैपिटल गेन भी होता है, कैपिटल इनकम, और फिर अदर इनकम्स भी होते हैं। तो 5 हेड्स होते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए आपको इसमें लॉस आ गया, लेकिन और बाकी सब में प्रॉफिट था, तो सैलरी को छोड़ के आप सबसे ये लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो। यानी आप हाउस प्रॉपर्टी से भी सेट ऑफ कर सकते हो, आप कैपिटल इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हो, आप अदर इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और ये मान के चलिए आपको 1 CR का था, 1 करोड़ का था, और सेम ईयर में आपने 80 लाख रुपीस का सेट ऑफ कर दिया, तब भी आपने उस साल 20 लाख रुपीस का लॉस फाइल करा है। तो ये 20 लाख रुपीस को आप अगले 8 सालों तक सेट ऑफ कर सकते हो, ये भी फीचर है, सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन किस इनकम से? पीजीबीपी इनकम से। पीजीबीपी इनकम यानी आपकी जो प्रोफेशनल इनकम होगी या बिजनेस इनकम होगी, आगे के सालों में आप उसी इनकम से इसको सेट ऑफ कर सकते हो, और किसी हेड से इनकम ये अलाउ नहीं होगी। तो क्या लिखा है? द लॉसेस फ्रॉम द ट्रेडिंग ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव इफ ट्रीटेड एज अ नॉर्मल बिजनेस लॉस, और नॉर्मली होता है, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम द अदर हेड्स। कौन कौन से? हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल इनकम से और अदर इनकम से, और लेकिन सैलरी से नहीं होगा। अदर देन एंड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम सैलरी, अदर देन सैलरी। अदर देन सैलरी जितनी भी इनकम होगी आप सेट ऑफ कर सकते हो। और उसके बाद भी अगर आपको लॉस बचता है, जिसको हम बोलते हैं अनएब्जॉर्ब्ड लॉस, तो अनएब्जॉर्ब्ड लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू 8 असेसमेंट ईयर, अगले 8 सालों तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एंड इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द बिजनेस इनकम, लेकिन अगले सालों के अंदर आपको केवल बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ करना है, उसके अलावा आप किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक, and let's meet in the next video with a new topic. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.